हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। लास्ट लेक्चर आपने देख ही लिया होगा। आज एक नई शुरुआत फिर दोबारा से। टॉपिक आपके सामने है सीसी। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को कवर करता हो और सीसी से क्वेश्चन ना किया गया हो। ठीक है, सीटेट देख लो बेटा, डीट प्लस भी देख लो, केवीएस देख लो, एनवीएस देख लो, कोई भी टीचिंग का आप एग्जाम देख लीजिए, हर एग्जाम में आपका सीसी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है केवल मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके साथ क्वेश्चंस, जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं, जिसमें सीटेट के भी क्वेश्चन है, डीट प्लस के भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सीटेड, आपका डी ट्रिपल बी, केवीएस, हर एक जो एग्जाम है उसका आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहले बच्चे अपना जो है ना टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीसीई, बच्चे क्या है सीसीई। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कौन सा बोर्ड इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, किसकी किसकी ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो सीसी की बच्चा फुल फॉर्म क्या है। अब देखो यहां पर दो फुल फॉर्म आएंगी, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहली फुल फॉर्म आ गई हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, पहला आ गया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। क्या आ गया बच्चे, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड, क्या दिया जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो बच्चे देखो सी सी ई यहां भी आ रहा है, सी सी ई यहां भी आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन ऐसे देगा, ओनली वन, बी ऑप्शन आपको देगा ओनली टू, और सी ऑप्शन आपको देगा बोथ 1 और 2, और डी देगा आपको नन। तो बच्चे अब आपका माइंड जो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि सर अब आप बोलेंगे कि जो सीसी है सर वो तो दोनों में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में भी आ रहा है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में भी सीसी आ रहा है, तो अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, बोथ आंसर ऑप्ट करेगा, जो कि बेटा गलत होगा। नहीं, जब एब्रीविएशन की बात की जाती है, फुल फॉर्म की बात की जाती है, भले ही दूसरी चीजों में भी सीसी आ रहा हो, बट वो उसकी फुल फॉर्म नहीं होगी। तो एब्रीविएशन का आपको ध्यान रखना है, जैसे एब्रीविएशन पूछी जाए या फुल फॉर्म पूछी जाए तो उसकी एब्रीविएशन की जो फुल फॉर्म होगी वो वही होगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती होगी, जिसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आप सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उसके ऊपर लिखा हुआ देखते हो, ऐसे गोलदारा सा होता है, उसमें लिखा होता है सीसी पैटर्न। क्या लिखा होता है, सीसी पैटर्न। ठीक है, तो सीसी का बेटे अब मतलब क्या हो गया, अब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब समझते हैं बच्चे इसको। अब इसको अच्छे से एक बार एग्जाम्पल के थ्रू, जो आपका डे टू लाइफ में एग्जाम्पल होते हैं उनके थ्रू समझते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं अपने। देखिए बेटा, इसको पहले एक एक को लेकर चलो, पहले सी को पकड़ लो। पहले सी का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। पहले का मतलब क्या हुआ बच्चे, कॉन्टिन्यूअस। तो जब आप पढ़ा रहे होते हो तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में एज ए टीचर, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होती है बच्चे, ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस। अब जो जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप टीचिंग कर रहे हो, तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कई बार आप एज ए टीचर बच्चे का फेस रीड कर लेते हैं कि ये बच्चा समझ पाया या फिर नहीं समझ पाया। ये जो फेस रीडिंग है ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन तो आपने कर ली, बट अब उसको रिकॉर्ड भी करना है बेटा। उसको क्या करना है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कैमरा खोलकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप हो थोड़ा नए जमाने से, इंस्टाग्राम टिकटॉक का आज के दिन जमाना है, तो ऐसा नहीं करना है कि वहां पर कैमरा लेकर आप खड़े हो गए हैं। नहीं, रिकॉर्ड का मतलब जो आपके पास अपनी टीचर डायरी होती है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है कि इस बच्चे को सीखने में यहां यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बेटा जो आपने ऑब्जर्व किया उसको क्या कर लोगे, आप रिकॉर्ड कर लोगे। इसको क्या बोला जाएगा, सी। पहला सी, इट मींस उसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा सी समझते हैं। अब पहले सी को हम यहां से कर रहे हैं क्लियर, अब दूसरे सी की तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव।
क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा? जो जब आप बच्चे की क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। क्या? ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है चहुमुखी। जिसको क्या बोला जाता है? चहुमुखी। पहला कीवर्ड यूज करेगा। दूसरा कीवर्ड क्या यूज करेगा? होलिस्टिक। क्या यूज करेगा बच्चे? होलिस्टिक, जिसको बोला जाता है समग्र। क्या बोला जाएगा? समग्र। तीन कीवर्ड यूज करेगा बेटा कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। पहला कौन सा? ओवरऑल। दूसरा कौन सा? होलिस्टिक। तीसरा बच्चे करेगा 360 डिग्री। कौन सा करेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री डेवलपमेंट। अब 360 का फंडा समझते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां से ये पूछ लेता है कि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो बच्चे की कौन सी डेवलपमेंट की बात करती है? तो वो यहां पर दो ऑप्शन ना देकर 360 डिग्री डेवलपमेंट दे देगा। अब 360 डेवलपमेंट को समझते हैं। देखो बच्चे, ये मैंने जो आपका एंगल बनाया, कोण बनाया, ये कितनी डिग्री का बनाया? 90 डिग्री का। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो अब ये कितनी डिग्री का बन गया? 180 का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूं तो देखो 90 90 90 90, ठीक है? तो ये कितने का बन गया? 360। तो 360 का मतलब बच्चे क्या हो गया? ओवरऑल। 360 का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल। ठीक है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब अब समझते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। कई बार हमें क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि हम जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं, जैसे मान के चलो फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक से ज्यादा डेवलपमेंट के जो डोमेन है उनको डेवलप करना। तो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव में ये तो आएंगे ही, बट इससे भी बहुत कुछ आएगा। ओवरऑल का मतलब समझते हैं कि ओवरऑल का मतलब है क्या। इसको अब आपके जो डे टू लाइफ है उसमें लेकर चलते हैं, और उससे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं। आप कभी भी सीसी को नहीं भूलोगे अगर आप एग्जांपल के साथ चलते हो तो। देखो, आपका बेटा जो बचपन गया उसमें पेरेंट्स ने हमेशा बोला पढ़ो 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 पढ़ो। एक ही बात होती थी कि पढ़ो, पढ़ाई से ही सब कुछ है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। अब आप खुद समझ कर चलिए इस चीज को। जो आज के दिन एक छोटा बच्चा है जो लगभग लगभग 9 से 10 साल का है, वो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जबकि हम भी पॉपुलर होना चाहते हैं। आप जिस एज में हो आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स हो, बट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मान के चलिए जो आपका इंस्टाग्राम है या जो टिकटॉक है या जो भी सोशल मीडिया की ऐसी ऐप है जहां पर आप परफॉर्म करते हो, तो वहां से अब क्या होता है बच्चे, उदाहरण के तौर पर समझकर चलते हैं कि मैं अगर आपको एक ऑप्शन दूं कि भाई आप जो है किसी भी बस स्टैंड पर जाओ और वहां पर जाकर आप डांस कर कर दिखाओ, तो शायद आप उस चीज को ना कर पाओ। लेकिन आज के दिन जो एक छोटा बच्चा है जो बिल्कुल एज में होगा अभी 12 से 15 साल का, वो ये काम कर सकता है। आपको ऐसा करने में शर्म क्यों आ रही है? क्योंकि आपका केवल एक सिंगल डोमेन डेवलप किया गया, जिस डोमेन को क्या बोला गया कि भाई पढ़ो 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 और पढ़ो। ठीक है? जबकि जो नया बच्चा है उसकी आज के दिन अगर आप देखोगे स्कूल में इतनी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वो सिंगिंग भी कर रहा है, वो डांसिंग भी कर रहा है, वो थोड़ा सा पोएम्स वगैरह में भी इन्वॉल्व है, वो लेक्चर भी हल्का सा ले रहा है, वो वहां पर जो आपका अ, कोई भी जो ये होता है असेंबली होता है उसमें कोई भी स्पीच दे रहा है। बट हमारे साथ वो ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं अभी आपको करंट में भी एक स्पीच देने के लिए बोलूं और जहां पर मैं 100 बच्चे बैठा दूं तो बहुत ज्यादा आपको हेजिटेशन होने वाली है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नया बच्चा है उसकी 360 डिग्री डेवलपमेंट की जा रही है, उसको हर एक एरिया में डेवलप किया जा रहा है। तो जैसे ही वो 10th क्लास करेगा, 10th क्लास करने के बाद चाहे आप उसे सिंगिंग में भेजो, चाहे आप डांसिंग में भेजो, चाहे आप पेंटिंग में भेजो, किसी भी उसमें भेजो, वो हर जगह पर कंफर्टेबल है। वो हमारी तरह शर्मिला नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो शर्म आएगी, ये काम करूंगा तो शर्म आएगी, नहीं। इसी वजह से आज के दिन जो इंस्टाग्रामर्स हैं वो नई एज के बच्चे हैं जो हर तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव, कि हमें जो है एक डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है। और जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है वो तो डेवलप करने ही हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ, उसके अलावा भी बहुत कुछ। इसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव। तो तीन कीवर्ड मेरे बेटा याद रखना है। कौन कौन सा? कॉम्प्रिहेंसिव में तीन कीवर्ड कौन कौन से याद रखने हैं? ओवरऑल, होलिस्टिक, और मेरा कौन सा हो गया? 360 डिग्री। इसी को चहुमुखी को कई बार बहुमुखी बोल दिया जाता है, ये समग्र हो गया और ये 360 डिग्री हो गया।
इवैल्यूएशन मेरा वही होगा एक तरीके से असेसमेंट, कि मैं क्या कर रहा हूं, एसेस कर रहा हूं कि भाई बच्चे को कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, कहां पर दिक्कतें नहीं आ रही हैं। अब इसमें बेटा और थोड़ा सा खेला होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो देखते हैं एक बार। देखो अब सीसी को और एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना। पहला क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो सीसी है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, वो किस यूनिट ने इंप्लीमेंट किया। तो बच्चे ये कौन इंप्लीमेंट करता है, सीबीएसई। क्योंकि जो आपके सेंटर बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उनको कौन ऑपरेट कर रहा है, सीबीएसई। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीसी किसने लागू किया, सत्य व्यापक मूल्यांकन किसने लागू किया, तो किसका नाम दोगे, सीबीएसई का। किसका नाम दोगे, सीबीएसई का। रिकमेंडेशन किसकी है अगर आपसे पूछा जाए, तो बेटा किसकी है, आरटी 2009 की, आरटी राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन है। तीसरा पहला क्वेश्चन सीबीएसई, दूसरा क्वेश्चन आरटी 2009, तीसरा क्वेश्चन बच्चे, तीसरा क्वेश्चन अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सीसी है वो इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ। तो वो कब इंप्लीमेंट हुआ, 2009 में। हालांकि आरटी जो है वो 1 अप्रैल 2010 में इंप्लीमेंट हुई है, बट जो सीसी का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में कब आया है, 2009 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा अब एग्जाम में खेला करता है, पूछ लेता कि भाई जो सीसी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अब समझते बच्चे, पहला सी और ई। सी का मतलब क्या था बच्चे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है और समेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चे, फॉर्मेटिव क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब टीचिंग लर्निंग हो रही होती है तो उस टाइम जो भी फीडबैक चलता है या कंटिन्यूटी में जो चीजें चल रही हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है, यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, ठीक है, ये सारे मेरे कौन से थे, कॉन्टिन्यूअस थे। तो बच्चे पहले सी को क्या बोल लूं, फॉर्मेटिव। क्या बोल लूं, फॉर्मेटिव। ठीक है, अगले सी पर आता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या था, ओवरऑल। क्या था, ओवरऑल। तो ओवरऑल असेसमेंट हमारा कौन सा था बच्चे, सम्मेटिव। कौन सा था, सम्मेटिव। तो मेरे लाडलो अब क्वेश्चन यहां से कैसे आता है, ये पूछ लेता है कि जो सीसी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओनली फॉर्मेटिव, ओनली सम्मेटिव, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बेटा ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, क्या, फॉर्मेटिव भी और सम्मेटिव भी। अब डीट प्लस भी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, जब पेपर ऑफलाइन होता था, ये पूछा गया कि जो सीसी है उसमें कितना परसेंट फॉर्मेटिव होता है और कितना जो है वो सम्मेटिव होता है। तो 40% जो है बच्चे वो क्या होता है, फॉर्मेटिव, और 60% जो है बच्चे वो कितना होता है, सम्मेटिव। ठीक है, 4 F1 F2 F3 F4, 10 का एक होता है, 4 हो गए तो कितने नंबर हो गए, 40। ठीक है, फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2, फॉर्मेटिव 3, फॉर्मेटिव 4। ऐसे ही 2 S होते हैं, S1 और S2, समेटिव 1, समेटिव 2। 30 + 30 तो 60 मार्क्स आपके यहां पर हो गए। टोटल कितने बच्चे, कितने मार्क्स हो गए बच्चे, 100। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और थोड़ा सा खेला करता है और थोड़ा सा डेप्थ में जाता है कि सीसी में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, अब वो भी समझते हैं बच्चे। अब एक होता है मेरे बच्चे स्कोलेस्टिक एरिया या फिर डोमेन बोल लो, और एक होता है को स्कोलेस्टिक एरिया या फिर डोमेन लिख लो। ठीक है, एक होता है करिकुलर और एक होता है बच्चे को करिकुलर। ठीक है, अब बच्चे स्कोलेस्टिक एरिया कौन सा होता है, वो वाला एरिया जो हमें पढ़ाया जाता है, इट मींस एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और वही चीज होता है मेरा कौन सा, करिकुलर। फॉर एग्जांपल मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ठीक है, ये मेरे बच्चा कौन सा एरिया होता है, स्कोलेस्टिक या फिर करिकुलर। ठीक है, और ये बेटा किससे रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं बच्चे, क्विज होती हैं, कंपटीशन होता है आपका, ठीक है,
जैसे आपको पेंटिंग के लिए बोला गया है, आपको सिंगिंग के लिए बोला गया है, डांसिंग के लिए बोला गया है, तो ये सारी की सारी क्या होगी, एक्टिविटीज। तो इनको क्या बोला जाएगा, को स्कोलेस्टिक या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं बच्चे, स्कोलेस्टिक में क्या आ गए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे आ गए। बट को स्कोलेस्टिक में मेरा कौन सा सब्जेक्ट आ गए, होम साइंस, डांसिंग, पेंटिंग, ये सारा हमारा कौन सा आ गया बच्चे, को स्कोलेस्टिक। तो बच्चे क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि जो सीसी है वो स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक या फिर करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों को ही क्या करता है बच्चे, ऐड करता है, दोनों को ही इंक्लूड करता है। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉर्मेटिव सबमेटिव तो होता ही है, उसके साथ क्या क्या होता है, स्कोलेस्टिक भी, को स्कोलेस्टिक भी, करिकुलर भी और को करिकुलर भी। इट मींस इन सारी चीजों को जोड़कर बच्चे क्या बनता है मेरा, सीसीई। क्या बनता है, सीसीई। ये बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट था, जिससे अब आपका कोई भी आप एग्जाम उठा लेना, उसके आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन ये है, कोई और करवाने नहीं आएगा, आपको साथ के साथ लेकर चलूंगा, पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन। अब अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे आपके साथ हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा यहां हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए बच्चे, अब अपने क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला है डीट प्लस बी पीआरटी का 2022 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है या इंक्लूड है। पहला क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, सत्र के अंतिम ग्रेड। बेटा गलत कह रहा है, क्योंकि अंतिम तो किस में जाएंगे, सम्मेटिव में। किस में जाएंगे, सम्मेटिव में। जबकि यहां पर किसकी बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस, तो किस कौन सा आ जाएगा, फॉर्मेटिव। तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होना चाहिए, ओवरऑल। क्या होना चाहिए, ओवरऑल। जबकि यहां पर किसकी बात कर रहा है, रेगुलरिटी की। तो बेटा ये क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन इसको दे रहा है, इसका ऑप्शन इसको दे रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो अब मेरा कौन सा आ जाएगा, नन। आंसर मेरा कौन सा आ जाएगा, नन। और कौन किसका क्वेश्चन है, 2022 के डीट प्लस बी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मूल्यांकन जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है। शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, असेसमेंट सेंटर्ड होता है, या फिर परफॉर्मेंस सेंटर्ड। तो ये तो बेटा इजी सा आसान है, कौन सा होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड। कौन सा होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड। आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है, ये आपका अब आ गया सीटेट जुलाई 2013 का। सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, ये ऑप्शन अभी आपको लगेगा सही है, क्योंकि क्या कह रहा है, सीखने के एक से ज्यादा जो पक्ष हैं उसको डेवलप करना। लेकिन अब ये देख लो बच्चे कि और भी कोई ऑप्शन दे रखा है अप्रोप्रिएट जो है, वो समझते हैं। आकलन के अवसरों का अधिकतमीकरण नहीं हुआ बच्चे। ठीक है, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, समग्र, ये मिल गया मुझे। होलिस्टिक, मैंने क्या बोला था, 3 कीवर्ड यूज करेगा, होलिस्टिक, ओवरऑल और 360, तो मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना, नहीं बच्चे नहीं, ये इसका नहीं हुआ। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, सी। अब ए ऑप्शन जो है वो क्या, केवल क्या कह रहा है कि अधिगम के एक से अधिक पक्षों की, वो केवल सीखने की बात कर रहा है। जबकि हमें सीसी का मतलब क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट। इट मींस 360, चारों तरफ की, चहुमुखी। इस वजह से अब आंसर मेरा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, किस लिए जरूरत है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। देखते हैं कुछ और ऑप्शन है या नहीं है। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, और फिर उसको कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि फॉर्मेटिव का मतलब क्या था कि जब आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते टाइम बच्चे के साथ चीजों को क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। इट मीन्स लिख लो, और फिर उनको रेमेडीज दो, ताकि जो उनके लर्निंग गैप है या जो सीखने में कमियां हैं वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो आंसर बच्चे मेरा कौन सा हो जाएगा, सी। आंसर मेरा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं। यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो पहले इसको हाईलाइट कर लो। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है भाई। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल है भाई।
इट इज सॉरी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। नहीं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो असेसमेंट है उसका ये लेना देना बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को क्या करते हो, नामांकित करते हो, तू नालायक है, जैसे हम पुराने टाइम में करते थे, नालायक, बुद्धू, बहुत ज्यादा गधे का बच्चा, फलाना ढिमकाना, ये बोलते थे ना। ये असेसमेंट का रोल नहीं है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। नेक्स्ट कहता है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल किया गया, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो आरटी है, आरटी की ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो बच्चे मेरा आंसर कौन सा हो गया? सी, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया था? नहीं है। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, जिसको बोला जाता है क्या, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट बच्चे कह रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या क्या शामिल है? फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों। ओनली फॉर्मेटिव नहीं, ओनली समेटिव नहीं, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ाया आपको कि दोनों को इंक्लूड करता है। और कितना परसेंट? 40-60, ठीक है। और ना तो संरचनात्मक ना संकलात्मक, नहीं बेटा, ये मेरे दोनों को ही इंक्लूड करता है। तो आंसर मेरे बच्चे कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, कॉन्टिन्यूअस जो है उससे क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना है, उनकी सहायता करना। तो मुझे आंसर लगभग यही मिल गया है, लेकिन और देख लेते हैं हम कि कोई और ऑप्शन अच्छा तो नहीं दिया गया है। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की तुलना करना, नहीं, तुलना नहीं करनी है हमें। अंतराल पर, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा, नहीं बच्चे। पेपर पेंसिल एग्जाम कौन सा होता है? पेपर पेंसिल एग्जाम ये होता है जहां पर आप केवल कंटेंट के बेस पर स्टूडेंट को आंकते हो कि बच्चा जो है वो केवल फैक्ट्स की एक मशीन है। इट मीन जितना ज्यादा हम टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और टेस्ट कौन सा? एकेडमिक, कि जितना ज्यादा एकेडमिक पर टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट लेते रहेंगे उतनी बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगी। नहीं, ये बच्चे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है समय समय पर बच्चों के समरण और प्रत्याहन। समरण का मतलब क्या हो गया? रोट। रोट क्या हो गया? रोट। तो रोट मुझे नहीं करवाना है। आंसर बच्चे मेरा कौन सा हो गया? ए। आंसर मेरा कौन सा हो गया? ए। नेक्स्ट समझते हैं। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन कर रही है। बारीकी से अवलोकन का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेटिव। उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इट मींस ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रही है। देखो पहले तो क्या कर रही है? अधिगम संबंधियों को संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन कर रही है और नमूनों का क्या करती है? संकलन। इट मींस क्या तैयार कर रही है? पोर्टफोलियो। क्या तैयार कर रही है बच्चे? पोर्टफोलियो। तो दोनों ही यूज हो रहे हैं मेरे, कौन से? फॉर्मेटिव भी और समेटिव भी। स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म नहीं हुआ। समेटिव एंड टीचर ओरिएंटेड। टीचर ओरिएंटेड तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इवैल्यूएशन वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो सकता है। और देखते कुछ दिखा या नहीं? नहीं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट नहीं हुआ। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? सी। अब आपको ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ये DEET+V में आता है, सीटेट में यहां से क्वेश्चन नहीं आता, बस रेफरेंस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये एस्टेट का क्वेश्चन है। DEET+V के लिए मैं अलग से इन दोनों का लेक्चर लेकर आऊंगा, जहां से अभी तक कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछ चुका आपका DEET+V के एग्जाम में। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? इट मींस जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है उसका मतलब क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या था? ओवरऑल, या फिर होलिस्टिक, या फिर 360 डिग्री। देखते हैं कहीं पर मिलेगा या नहीं। अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन नहीं। अध्यापकों का एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन नहीं। लंबी अवधि में कई टेस्ट नहीं। इवैल्यूएशन का मतलब टेस्टिंग नहीं है, लास्ट क्लास में बताया आपको। विद्यार्थी की सर्वाधिक के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक, ये देखो ये आ गया बच्चे, करिकुलर और को करिकुलर। अभी थोड़ी टाइम पहले ही हम पढ़कर आए थे कि हम जो है सीसी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फॉर्मेटिव, समेटिव दोनों इंक्लूड करते हैं, प्लस स्कोलेस्टिक प्लस को स्कोलेस्टिक ये भी दोनों यूज करते हैं, और करिकुलर और को करिकुलर दोनों यूज करते हैं। तो बच्चे आंसर हमारा कौन सा हो गया? डी। आंसर मेरा कौन सा हो गया बच्चे? डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता? अब फिर वही खेला खेल रहा है।
क्या नहीं, क्या पूछा गया है नहीं। तो पहला क्या है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड। कुमुलेटिव का मतलब होता है बच्चे ओवरऑल जो रिकॉर्ड होता है बच्चे का वो, उसको क्या बोला जाता है, कुमुलेटिव या संचित अभिलेख। असाइनमेंट हो सकता है क्योंकि असाइनमेंट किसका पार्ट हो गया, फॉर्मेटिव का। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, बच्चे का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, वो क्या होता है हमारे पास, एनेक्डोटल या फिर घटनावृत्त अभिलेख। पीटीएम जो है वो सीसी का पार्ट नहीं है, जो आपका पीटीएम है वो सीसी का पार्ट नहीं है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया था, नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, क्या पूछा गया है, सही नहीं है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। अब मुझसे पूछा गया बेटा नहीं, हाँ बिल्कुल होता है, स्कूल में इवैल्यूएशन हम करते हैं। नेक्स्ट कहता है यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। इससे अगला ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या है, हालांकि इसमें मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। नेक्स्ट कह रहा है इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो ये यहां पर क्या कह रहा है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। जब सबमेटिव आप वर्ड यूज कर रहे हो तो सबमेटिव का मतलब होता है ओवरऑल, तो सबमेटिव में जब जाएंगे तो ये चीज हमारी इंक्लूड होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, नहीं। नहीं क्या हो गया कि शिक्षकों का बोझ बढ़ जाता है, नहीं। हम टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं लेकर चल रहे हैं, हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लेकर चल रहे हैं। तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया, डी। आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन एस्टेट के चल रहे हैं, आपके सामने लिखा ही हुआ है कौन से ईयर में आया हुआ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल बारीकी, केवल आ गया, नहीं भाई गलत हो गया। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ऑल एस्पेक्ट, हाँ पॉजिटिव है, लेकिन मैं देख लेता हूं कहीं होलिस्टिक वगैरह भी तो दिया हुआ है या नहीं। छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल, केवल आ गया, नहीं, फिर ये ओनली खत्म हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं केवल, फिर केवल आ गया, नहीं। तो आंसर हमारा बच्चे कौन सा हो गया, बी। आंसर हमारा कौन सा हो गया कि विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब हमारे पास तत्व और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर वही गलत पूछ रहा है। यह विद्यालय, ओ सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो गया है, नहीं नहीं नहीं, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित नहीं है। ये देखो अब क्या कह रहा है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, नहीं है, जबकि यहां पर नोट वाली स्टेटमेंट नहीं है। और देखते हैं कि कुछ ऑप्शन इसमें क्या है। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक नहीं बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये हो सकता है पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसी के ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो उसी के चिपका रखे, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है या फिर टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को स्किप करके। नेक्स्ट कह रहा है अब हमारे पास अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहा है योगात्मक या संकलित आकलन औपचारिक आकलन है, बिल्कुल होता है। फॉर्मल असेसमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे, जो सिस्टमेटिक वे में होता है, क्या, जो सिस्टमेटिक वे में होता है। संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन है, नहीं, अनौपचारिक आकलन नहीं है, क्योंकि स्कूल में सारी चीजें कैसे चलती हैं, सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। ठीक है, जो आपका असेसमेंट होता है वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे में चलता है। संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, दौरान की बात कर रहा है, जबकि हमें किसकी बात कर रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की। दौरान का मतलब क्या हो गया, केवल फॉर्मेटिव। आगे क्या कह रहा है, सॉरी ये क्या कह रहा है, सम्मेटिव। सम्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान, तो दौरान कौन सा होता है, फॉर्मेटिव, ना कि सम्मेटिव। तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान, निदान का मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस्टिक हमारा किसके साथ कनेक्टेड है, फॉर्मेटिव के साथ, तो ये टर्म भी किसकी होगी, फॉर्मेटिव। तो अब हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है बच्चे, ए, क्योंकि जो सबमेटिव असेसमेंट है वो भी क्या है, एक टाइप का फॉर्मल असेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट अब हमारे पास एस्टेट 2023 का निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है, बेस है। फर्स्ट कह रहा है लिखित, दूसरा कह रहा है ओरल, बिहेवियरल और एक्सपेरिमेंटल। ये फिर वही मिस्टेक है। ये बच्चे ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे 1 2 3 एंड 4th। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन है, और ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं, ओनली 1 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका हो गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज, एंड डी ऑप्शन हो गया बच्चे हमारा 1 2 एंड 4th।
अब यहां से आंसर निकालिए आप, यहां से अब आपको क्वेश्चन समझना है, ये क्लरिकल वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब समझते हैं, व्यापक मूल्यांकन में हमारे पास रिटर्न होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस के बिहाफ पर जब आप लेकर चलोगे तो आप रिटर्न में भी देख सकते हो, और क्या ओरली भी आप उससे पूछ सकते हो। ओरली भी हो गया तो दोनों हो गए, दोनों क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं सीसी में। नेक्स्ट कह रहा है बिहेवियरल। बिहेवियरल बेटा जहां पर भी आ जाए, इसी का एक दूसरा कीवर्ड यूज होगा प्रैक्टिकल, बट कई बार एग्जामिनर जो है इस प्रायोगिक को ही प्रैक्टिकल लिख देता है, जो कि साइकोलॉजी के हिसाब से गलत होगा। ये हमारे इंग्लिश वाले टीचर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्रैक्टिकल में और एक्सपेरिमेंटल में जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो फर्क है वो क्या है। लेकिन अब साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फर्क देखेंगे तो वो समझते हैं बच्चे, जहां भी साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल कीवर्ड आ जाए तो हमेशा उसको जोड़ देना डे टू लाइफ से। कहां पर जोड़ोगे? डे टू लाइफ से। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है आपको, तो जो चीज स्कूल में पढ़ाई जा रही है वही चीज आपको बाहर जो आपकी डे टू लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें इंप्लीमेंट जब हो जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? बिहेवियरल या फिर प्रैक्टिकल। एक ऐसा ही कीवर्ड होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हो गया बच्चे लैब से। जब भी मैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात करूंगा तो इट मींस टीचर आपको लैब में लेकर जाएगा और एक प्रॉपर आपको एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाएगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं या बिहेवियरल की बात कर रहा हूं तो वो मेरा धक्के खाने से आएगा। धक्के खाने से इन द सेंस मैं सोसाइटी में जाऊंगा, वहां पर एक्सपीरियंस करूंगा, तो जाकर मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी। तो मेरे ये 3 ऑप्शन तो सही हैं, ये डी ऑप्शन मेरा सही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने ऑप्शन ही नहीं बनाया, चलो ये बना लेते हैं। तो अब हमारे ये 3 आंसर हो गए। डी फर्स्ट भी सही है मेरा, बी भी सही है, सी भी सही है, डी मेरा सही नहीं है। तो मेरे 1, 2 एंड थर्ड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डी मैं हटा दूंगा क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेरिमेंटल से। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हो गया? लैब से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्कूल शिक्षा में तत्व एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? देखो अब बहुत क्लोज आपको वो दे रहा है, सारी की सारी ऐसी यूनिट है जो आपके एजुकेशन में डील करती हैं, ठीक है। बट हमें आंसर पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये कौन इंप्लीमेंट करता है? सीबीएसई। और कब इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में? 2009 में, ठीक है। और रिकमेंडेशन किसकी थी? आरटी 2009 की। आगे समझते हैं। सत और व्यापक मूल्यांकन केवीएस प्रिंसिपल का आ गया बच्चे, ठीक है, प्रिंसिपल का। सत और व्यापक मूल्यांकन सीसी का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने में सहायता देना, नहीं। विचार प्रक्रिया पर बल देना और समरण पर बल देना, नहीं बच्चे। रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन आ गया, गलत हो गया। बालकों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना। नेक्स्ट कह रहा है प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता करना। अब समझते देखो इसको, ये किसकी बात कर रहा है? टीचर कंप्लीट द कोर्स, केवल कोर्स की बात है कर रहा है। विचार प्रक्रिया पर बल देना और समरण, सॉरी ये भाई गलत हो गया, रुको 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 रुको। ये समरण क्या कह रहा है? कम करने को कह रहा है, ना कि बढ़ाने को कह रहा है। क्या कह रहा है? कम करने को। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? बी। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है? बालकों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करना, नहीं। प्राधिकारियों को विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी करने में सहायता देना, नहीं। ये सीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीसी का कॉन्सेप्ट तो सीधा क्या है? बच्चे से। तो ये क्या कह रहा है कि भाई विचार प्रक्रिया पर बल देना है, किसको खत्म करके? रोट को। तो बिल्कुल सीसी का ये मेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। जो सत्य एवं सत्य समग्र मूल्यांकन का तात्पर्य है, सत्य एवं समग्र मूल्यांकन का तात्पर्य है जो सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है, केवल वो है। अंत में जो होती है क्या वो है? ये तो केवल क्या हो गया? समेटिव। ट्राई सेमेस्टर हो गया जो त्रिमितीय होता है वो, या फिर वर्ष की जो सारा का सारा इंक्लूड होता है, इकट्ठा होता है वो। तो आंसर बच्चे, मेरे बच्चे कौन सा हो गया? डी। आंसर मेरा कौन सा हो गया? डी। आज भाई थोड़ा सा माफी चाहेंगे कि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक ज्यादा है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी। जो आपका क्या कह रहा है कि वर्ष भर की सभी अधिगम गतिविधियों का संचयी आकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे कह रहे हैं कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है एक अधिगमकर्ता की सभी साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक परीक्षणों में उपलब्धि। और देखते कुछ अच्छा दिया या नहीं। एक अधिगमकर्ता की विद्यालय एवं साहित्यिक गतिविधियों में उपलब्धि। नेक्स्ट कह रहा है एक अधिगमकर्ता की सभी गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि। और कह रहा है एक अधिगमकर्ता की विद्यालय उपलब्धि। देखो अब ये क्या कह रहा है? लर्नर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज। ओवरऑल की बात हो रही है। यहां पर क्या कह रहा है? एक अधिगम की विद्यालय एवं साहित्यिक गतिविधियों में, लिटरेसी में, ठीक है, सभी साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक परीक्षणों में उपलब्धि। अब इन 2 ऑप्शन में से छाटो। देखो यहां पर क्या कह रहा है?
एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय की गतिविधियों में उन्नति या उपलब्धि, और यहां पर क्या कह रहा है, मंथली भी, एनुअल भी और वीकली भी। तो अब हमारा सीसी का मतलब क्या था, फॉर्मेटिव भी और सबमेटिव भी। तो आंसर बच्चे मेरा कौन सा चला गया, 1। आंसर मेरा कौन सा चला गया, 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। नहीं बच्चे, तुलना मुझे नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बच्चों की समझ का आकलन करना और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को संशोधित करना। बिल्कुल करना। ये ऑप्शन मेरा अभी बहुत बेटर लग रहा है, और देखते हैं कि कुछ बेटर है। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। नहीं, हमें बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विसफल घोषित करना। नहीं, हमें ये नहीं बताना कि बच्चा ये सक्सेसफुल है या ये अनसक्सेसफुल है। तो आंसर बच्चे मेरा कौन सा चला गया, सेकंड। आंसर मेरा कौन सा हो गया, सेकंड। ये बेटा यहां तक हमारे क्वेश्चन थे जो अभी तक सभी एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे आपने देख लिया सीटेट था, चाहे केवीएस था, चाहे डीट प्लस भी था, कोई भी एग्जाम था, सभी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही करते हैं। अगर आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा वहां पर, क्योंकि जो आपके नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो उससे हम खुद को इंप्रूव कर पाएंगे, जिससे आपकी जो लर्निंग है वो अच्छे से बेहतर तरीके से निखर कर आएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।